ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई सबक। आज का हमारा लेक्चर नंबर 26 होने वाला है हमारे लेक्चर सीरीज़ का, जो हम पॉलिटिकल साइंस 8th क्लास के ऊपर बना रहे हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर जो चैप्टर फर्स्ट था उसको हमने कंप्लीट किया, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने इसको कंप्लीट किया और आज हम इस चैप्टर के जो हमें क्वेश्चन रहे थे हम उनको कंप्लीट करने जा रहे हैं। आई होप कि आपको हमारा लेक्चर आप हमारे लेक्चर को एंजॉय करोगे, और जहाँ से भी आपको कोई भी क्वेरीज होगी, कोई भी आपको कन्फ्यूजन होगी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। गाइस, चलो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारे पास लगभग 5 क्वेश्चन हैं जो हम आज के ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, एक ही लेक्चर के अंदर। चलते हैं, हम इनको डिस्कस करते हैं, इनके जो सोल्यूशन हैं हम उनकी ओर चलते हैं। ये हैं हमारे क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है, वाई डज एक डेमोक्रेटिक कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, यानी एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो होती है, एक ऐसी कंट्री जिसके अंदर डेमोक्रेसी होगी, वो उस कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों नीड होगी। हमने अपने पिछले जितने भी हमारे लेक्चर थे जो हम चैप्टर फर्स्ट के ऊपर जो हमने बनाए हैं, उनमें हमने नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया है कि नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है एक कंट्री के लिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए खासकर। वही हमसे आज क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि एक कंट्री जो है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है। देखो, जो कंट्रीज़ होती हैं उनके अंदर गवर्नमेंट बहुत सारे टाइप की होती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानी जाती है। इस तरह मोनार्की होती है जहाँ पर एक किंग होता है, और फिर जब वो मर जाता है तो उसका जो बच्चा होगा, उसका जो जिसको हम कहेंगे कि उसका जो बच्चा हो या कोई भाई हो, तो वो उसके बाद किंग बनेगा। इसको मोनार्की कहते हैं। इस तरह और भी बहुत सारी फॉर्म होती हैं, जिस तरह टोटलिटेरियन गवर्नमेंट होती है जो चाइना के अंदर है स्पेशली, या रशिया के अंदर है। बहुत सारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, लेकिन बेस्ट फॉर्म जो है वो डेमोक्रेसी है, जहाँ पर जो रूलर होंगे, जो कंट्री को जो रूल करेंगे, जो गवर्न करेंगे, वो लोग होंगे, वो पीपल होंगे। यानी पीपल जो होंगे वो अपने वोट से अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में जाकर इन लोगों के लिए, इन पीपल्स के लिए कानून बनाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि लोग ही जो हैं वो ही एक मुल्क को चलाते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। डेमोक्रेसी जो होती है वो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल होती है, यानी लोगों की है, लोगों से है, लोगों के लिए है। ओके, यही हमसे पूछता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन यानी कानून का होना क्यों ज़रूरी है। द वेरियस रीज़न वाई ए डेमोक्रेटिक कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, यानी बहुत सारे रीज़न हैं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है। पहला जो रीज़न है हमारे पास वो है द बेसिक आइडियल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी एज ए सिटीजन एस्पायर टू लिव इन द कंट्री आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है उसके अंदर वो बेसिक आइडियल्स मेंशन होते हैं, जिन बेसिक आइडियल्स के की वजह से एक जो सिटीज़न होते हैं, जो हम सिटीज़न हैं, हमारी ख्वाहिश होती है कि हम इस कंट्री के अंदर रहें। यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी कंट्री के बेसिक आइडियल्स मेंशन करती है, बेसिक आइडियल्स लिखती है। उसके अंदर बेसिक आइडियल्स लिखे जाते हैं, और फिर उन आइडियल्स को देखकर एक सिटीज़न जो होता है उसकी ख्वाहिश होती है उसके दिल के अंदर कि हाँ, इस कंट्री के अंदर मैं रहूँ। फॉर एग्जांपल, एक कंट्री है, उसके अंदर एक बेसिक आइडियल्स ये है कि ये कंट्री हर एक सिटीज़न को जस्टिस प्रोवाइड करेगी। ठीक है, हर एक सिटीज़न यहाँ पर बराबर है, इक्वलिटी है, यहाँ पर जस्टिस है, यहाँ पर इंसाफ है, यहाँ पर कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स के राइट नहीं छीन सकता है। यहाँ पर हर जो लोअर कास्ट होगा वो अपर कास्ट के बराबर होगा। ठीक है ना, यहाँ पर इक्वलिटी होगी, यहाँ पर इक्वल राइट्स मिलेंगे, यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स हैं हर एक के लिए। तो ये एक आइडियल्स हैं जो एक कंट्री के हैं, और हर एक सिटीजन्स की यहाँ पर ख्वाहिश बनेगी, एस्पायर सिटीज़न होगा इसको देखकर, और सिटीज़न उस कंट्री के अंदर रहना शुरू करेगा। दूसरा जो हमारा पॉइंट है कि एक जो कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री के लिए नीड क्यों है, ज़रूरी क्यों है डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, क्योंकि इट टेल द फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी। जो सोसाइटी है उसका जो फंडामेंटल नेचर है वो बताती है कि एक जो सोसाइटी है वो कैसी है। ये सोसाइटी जो है ये एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, क्या ये लिबरल सोसाइटी है, क्या ये जस्टिस वाली सोसाइटी है, क्या यहाँ पर जस्टिस मिलता है, इंसाफ मिलता है। तो ये फंडामेंटल जो नेचर होते हैं सोसाइटी के, कॉन्स्टिट्यूशन यही चीज़ें बताती है, इसीलिए डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है।
तीसरा जो है हमारा पॉइंट वो है टू डिफाइन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री। एक कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम होगा उसका नेचर क्या होगा, यानी एक कंट्री जो है क्या उसके अंदर किंगशिप होगी, क्या उसके अंदर डेमोक्रेसी होगी, ठीक है ना, क्या उसके अंदर मोनार्की होगी। ये नेचर जो होंगे ये हमें कौन बताएगी, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि जो कंट्री का पॉलिटिकल नेचर क्या होगा। इट स्टेट ए सेट ऑफ रूल्स बेस्ड ऑन विच पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन एंड कम्युनिटीज कैन पीसफुली को एग्जिस्ट। यानी ये ऐसे रूल्स बनाती है, ऐसे रूल्स सेट करती है जिसकी वजह से जो कंट्री के अंदर जितने भी डिफरेंट रिलीजन के डिफरेंट कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं वो पीसफुली आपस में मिलकर रहते हैं। एक ऐसे रूल बनाए होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक मुस्लिम है वो हिंदू से मिलकर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ रूल्स हैं कि कोई भी पर्सन, कोई भी जिसका रिलीजन, जिनके रिलीजन डिफरेंट होंगे, वो एक पर्सन दूसरे पर्सन के रिलीजन को कुछ गाली नहीं दे सकता, उसकी रिस्पेक्ट करेगा। यानी एक जो मुस्लिम होगा वो दूसरे हिंदू भाई के रिलीजन को रिस्पेक्ट देगा, उसके बिलीफ को रिस्पेक्ट देगा। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी होती हैं और कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए ज़रूरी बनती है हमारी कंट्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। Look at the wordings of two documents given below. The first column is from the 1990 Indian Nepal Constitution. The second column is from the more recent Constitution of Nepal. यानी पहला जो हमें नीचे दो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, हमारे दो डॉक्यूमेंट हैं। पहला डॉक्यूमेंट, पहले जो कॉलम है उसके अंदर नेपाल की जो 1990 की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी उससे लिया गया है, और दूसरा जो कॉलम है वो जो रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशन 2015 की जो कॉन्स्टिट्यूशन है नेपाल की, वहाँ से लिया गया है। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन पूछता है नीचे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ टू व्हाट इज़ द डिफरेंस इन हु एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव पावर इन द अबाउट टू कॉन्स्टिट्यूशन। हम ऊपर की कॉन्स्टिट्यूशन 2 पढ़ेंगे और हमें बताना है कि एग्जीक्यूटिव पावर कौन एक्सरसाइज करता है यहाँ पर। सो यहाँ पर जो आर्टिकल 1 मिनट, यहाँ पर जो 1990 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल है उसका पार्ट 7 जो है एग्जीक्यूटिव, हमें बताता है आर्टिकल 35 एग्जीक्यूटिव पावर, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 35 जो है उसके तहत एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो जो किंगडम होगा नेपाल का, पावर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द किंगडम ऑफ नेपाल, वो जो किंग होगा, जो मेजेस्टी होगा, जो किंग होगा, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो उनको विजिट होंगे, यानी वो एग्जीक्यूटिव पावर यहाँ पर उन तक होगी, यानी एग्जीक्यूटिव पावर उनके हाथ में होंगे, ठीक है ना। दूसरी जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है, जो हमारे पास कॉलम है 2015 की जो कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल की, उसका पार्ट 7 फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, हमें बताया था आर्टिकल 75 कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है नेपाल की वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ के मुताबिक है, यानी परस्यूएंट टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक और इसकी लॉ के जो कानून है इसके मुताबिक एग्जीक्यूटिव पावर होंगे, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को विजिट करेंगे, ठीक है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे उनके हाथ में ये पावर हैं। तो हमें डिफरेंस बताना है कि कौन यहाँ पर एग्जीक्यूटिव पावर रूल कर रहा है, किसके हाथ में एग्जीक्यूटिव पावर हैं। तो आर्टिकल 35 जो 1990 का जो कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल का है उसके तहत जो एग्जीक्यूटिव पावर हैं कंट्री के, वो जो किंग होगा उसके हाथ में होंगे, और जितने भी रूल जो हैं, जो कंट्री के लिए बनाने हैं, जो कंट्री को मैनेज करना है, वो सब किंग के हाथ में होंगे, और जो मिनिस्टर्स होंगे किंग जो अपॉइंट करेगा उसके हाथ में होंगे। यानी इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं किंग जो है वही यहाँ पर मजेस्टी है और वही सुपर पावर है। ओके, However, Article 75 ऑफ द 2015 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल है उसके तहत जो रूल्स होंगे, जो कंट्री को गवर्नेंस करेगा, जो मैनेज करेगा कंट्री को, वो लॉ के मुताबिक होंगे। लॉ के अंदर मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, और जो सुपरविजन होगी ये मिनिस्टर्स की होगी, जो मिनिस्टर लोग अपॉइंट करेंगे, यानी मिनिस्टर्स जो होंगे वो गवर्नमेंट जो होगी वो लोग ही बनाएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लोगों के हाथ में है एक तरह से, क्योंकि मिनिस्टर यहाँ पर जो होते हैं वो लोगों को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है यहाँ पर, what would happen if there were no restriction on the power of elected representative, यानी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव जिनको हम इलेक्ट करके भेजते हैं, अगर उनकी पावर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन ना होगी तो क्या होगा, यानी उनकी पावर के ऊपर अगर रिस्ट्रिक्शन ना लगा दी जाए तो क्या हो सकता है कंट्री के अंदर। एक जो डेमोक्रेसी होती है उसके अंदर सिटीजन जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो अपने लीडर्स को इलेक्ट करके पार्लियामेंट के अंदर भेजें ताकि वो उनके लिए कानून बना सकें और कंट्री को वो गवर्न कर सकें।
तो इसलिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो लीडर होते हैं ये मिस यूज़, आप इनको जो पावर दी जाती है, जो अथॉरिटी दी जाती है, उसका ये मिस यूज़ करें और रॉन्ग पर्पज़ के लिए, ठीक है ना। इन फॉर एग्जांपल अगर हम किसी एमएलए को इलेक्ट करके भेजते हैं, या फिर हम जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है ना, एमपी जो होते हैं, उनको इलेक्ट करके भेजते हैं, अगर वो अपने पावर, अपने अथॉरिटी का मिस यूज़ करें, वो जिस पर्पज़ के लिए हमने उनको भेजा है वो पर्पज़ ना बल्कि कुछ और पर्पज़, वहाँ पर कुछ और काम करने लगें, तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर मिस यूज़ ऑफ पावर होगा। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे जो सेफ गार्ड हैं, जो मेजर्स वहाँ पर दिए गए हैं कि एक कंट्री के जो हमारे मिनिस्टर होंगे, जो हमारे इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो मिस यूज़ ऑफ पावर ना कर पाएँ, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द माइनॉरिटी। यहाँ पर माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई, यहाँ पर हमें नीचे कुछ सिचुएशन दी गई हैं, इसके अंदर हमें माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करना है, माइनॉरिटी हमें यहाँ पर पहचानना है कि माइनॉरिटी कौन है, ठीक है ना। राइट वन रीज़न वाई यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट द व्यूज़ ऑफ माइनॉरिटी इन ईच ऑफ दिस सिचुएशन। आपको अपना एक रीज़न देना है कि आपको माइनॉरिटी की जो व्यूज़ हैं, उनकी जो ख्यालात हैं, उनको क्यों रिस्पेक्ट करनी है। उस सिचुएशन के अंदर हमें माइनॉरिटी के रिलीजन, माइनॉरिटी के व्यूज़ को क्यों एक्सेप्ट रिस्पेक्ट देनी है। माइनॉरिटी क्या होता है? माइनॉरिटी वो होते हैं जो तादाद में कम हो। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारा इंडिया है, इंडिया के अंदर जो 86% जो लोग हैं वो हिंदू हैं, और 16% जो लोग हैं, 15% लोग जो हैं वो मुस्लिम्स हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो मुस्लिम होंगे वो माइनॉरिटी होगी, और हिंदू जो होंगे वो मेजॉरिटी में होंगे। सो यहाँ पर हमें कुछ रीज़न दिए, कुछ सिचुएशन दी गई हैं, और हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर माइनॉरिटी जो है इसमें कौन है, और उनके व्यूज़ का रिस्पेक्ट करना क्यों ज़रूरी है। जो पहली सिचुएशन है हमारे पास, इन स्कूल विद 30 टीचर्स 20 ऑफ देम आर मेल। यानी एक स्कूल है जिसके अंदर 30 टीचर टोटल हैं, और उनमें से जो 20 हैं वो मेल हैं। तो हमें पता चला यहाँ पर कि 20 जो हैं वो मेल हैं, और 10 जो हैं वो फीमेल हैं। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो माइनॉरिटी में जो नंबर है वो औरतों का है, यानी फीमेल्स टीचर का है, ठीक है ना। अब हम कह सकते हैं कि जो स्कूल है इसके अंदर जो फीमेल हैं वो माइनॉरिटी में हैं, और यहाँ पर कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, अगर कोई भी डिसीजन स्कूल के अंदर लिया जाएगा, तो जो फीमेल टीचर होंगी उनकी व्यूज़ को भी इम्पॉर्टेंस देनी है, और उनके व्यूज़ को भी माइंड में रखना है, ताकि अगर मेजॉरिटी के जो व्यूज़ से जो भी यहाँ पर डिसीजन लिया गया हो, वो फीमेल को डिस्कम्फर्ट फील ना करवाए, यानी उनको डिस्कम्फर्ट ना लगे। सो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि फ़ीमेल के व्यूज़ को भी इम्पॉर्टेंस दी जाएगी यहाँ पर। इसके बाद जो हमारा दूसरा जो सिचुएशन है, इसके अंदर एक सिटी है, उसके अंदर 5% पॉपुलेशन जो है बुद्धिस्ट की है। तो ऑब्वियसली कि जो 5% पॉपुलेशन जो हैं, जो बुद्धिस्ट की पॉपुलेशन है वो यहाँ पर माइनॉरिटी में है, यानी माइनॉरिटी लोग जो हैं वो बुद्धिस्ट हैं, और सिटी के अंदर इनको रिस्पेक्ट देनी है क्योंकि ये माइनॉरिटी में हैं, और इनके जो रिलीजियस बिलीफ है उनको भी यहाँ पर क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, और उसको रिस्पेक्ट देनी है, उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। ओके, और कोई भी डिसीजन जो लिया जाएगा वो इनकी रिलीजियस फीलिंग को माइंड में रखते हुए लिया जाएगा बुद्धिस्ट पॉपुलेशन की। नेक्स्ट जो हमारे पास सिचुएशन है वो है इन फैक्ट्री मेस फॉर ऑल एम्प्लॉइज़। यानी जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए एक फैक्ट्री मेस है, उसमें 80% आर वेजिटेरियन, यानी जो 80% पॉपुलेशन है वो वेजिटेरियन है, यानी 20% जो है वो नॉन वेजिटेरियन है। तो हमें पता चला कि जो 20% लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन हैं वही माइनॉरिटी में हैं। तो अब मेस के अंदर जो भी फूड यहाँ पर प्रिपेयर होगी उसमें हमें अलग अलग फूड प्रिपेयर करना है, यानी वेजिटेरियन के लिए अलग और जो नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए अलग, ताकि जो नॉन वेजिटेरियन की जो फीलिंग्स हैं, जो उनका बिलीफ है, उसको भी रिस्पेक्ट दी जाए। नेक्स्ट सिचुएशन के अंदर एक क्लास है, उसके अंदर 50 स्टूडेंट हैं, और जिसमें 40 बिलोंग टू मोर वेल ऑफ फैमिली, यानी 40 स्टूडेंट जो हैं वो अच्छी खासी फैमिली से, जो वेल ऑफ है, जो अच्छी अमीर फैमिली है उससे ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन 10 जो स्टूडेंट हैं वो गरीब फैमिली से हैं। तो अब यहाँ पर जो गरीब लड़के हैं, 10 लड़के हैं, वो माइनॉरिटी में हैं, और यहाँ पर उनकी जो फैमिली वेल ऑफ नहीं है, इसलिए उनके व्यू पॉइंट को माइंड में रखना है, उनके व्यू पॉइंट को रिस्पेक्ट देनी है। और अगर स्कूल के अंदर कोई भी
यहाँ पर हम कोई भी चीज़ हमें रिक्वायर होगी, उसके लिए जो एक्सपेंसेस आएंगे, जो हम फीस लगाएंगे लड़कों को, तो हमें 10% जो 10 लोग हैं, जो 10 स्टूडेंट हैं गरीब, उनकी सिचुएशन को, उनकी फैमिली को, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को देखकर हमें यहाँ पर लगाना है, ताकि वो ह्यूमिलिएटेड ना हो। ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द कॉलम ऑन द लेफ्ट जो लिस्ट है सम ऑफ द की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी यहाँ पर जो कॉलम है, ये जो कॉलम हमें नीचे दी गई है, 1 मिनट, इसमें हमें कुछ की फीचर दिए गए हैं। एक फेडरलिज्म है, इस तरह हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर है, फंडामेंटल राइट है, फिर हमारे पास नीचे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये कुछ की फीचर हैं। ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर क्या पूछता है, नेक्स्ट हम देखते हैं। इन दी अदर कॉलम राइट 2 सेंटेंस इन योर ओन वर्ड। यानी दूसरी कॉलम में हमें 2 सेंटेंस लिखने हैं उस की फीचर के बारे में, आपको अपने वर्ड के अंदर, ऑन वाई यू थिंक दिस फीचर इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये भी लिखना है कि आप क्यों इस फीचर को इम्पॉर्टेंट समझते हो, ये ज़रूरी क्यों समझते हो इस फीचर को। चलो हम अपनी इस जो हमारा आंसर है उसकी ओर बढ़ते हैं। फेडरलिज़म, यानी जो फेडरलिज़म है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, और हमें इस पर 2 पॉइंट लिखने हैं, और फिर यहाँ पर हमें अपने जो हमारा जो अपना व्यू है उसमें हमें बताना है कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अगर फेडरलिज्म की हम बात करें, जिस तरह हमने अपने लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि फेडरलिज्म क्या होता है, ये एक ऐसी लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है एक कंट्री के अंदर जो एक लेवल से ज़्यादा होती है, जहाँ पर हर एक लेवल अपने अपने कामों के साथ अपने अपने कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। यानी इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया जो है, यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो डिफरेंट लेवल के अंदर रहते हैं। यानी इंडिया एक वास्ट कंट्री है, यहाँ पर जो बहुत सारी स्टेट हैं, और यहाँ पर जो लोग हैं उनकी जो सिचुएशन है वो ग्राउंड लेवल पर जाकर ही समझी जा सकती है। यानी फॉर एग्जांपल इंडिया, ये इंडिया है, तो यहाँ पर जो लोग हैं वो डिफरेंट पार्ट में रहते हैं, उनके जो व्यूज़ हैं, उनकी जो सिचुएशन है वो बहुत डिफरेंट हैं। इसलिए हमें ज़रूरी था कि हम 2 लेवल ऑफ या 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाएं, ताकि जो कंट्री है वो अच्छी तरह गवर्न हो सके, और गवर्नमेंट जो है वो अच्छी तरह कंट्री को गवर्न कर सके, चला सके। इसलिए यहाँ पर जो 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, बल्कि 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाई। एक तो सेंटर में रखी, एक जो स्टेट को कहा, और जो एक जो है वो पंचायती राज रखा। ठीक है ना। अब पंचायती राज जो है ये रिस्पॉन्सिबल है जो विलेज लेवल की जो विलेज लेवल पर जो सिचुएशंस होती हैं उनको संभालना, ये पंचायती राज का काम है। जिस तरह हमारे 5 सरपंच होते हैं वो विलेज के काम करते हैं ज़्यादा। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है स्टेट के जो काम होते हैं, जो स्टेट लेवल पर जो इश्यूज़ होते हैं उनको संभालना। ठीक है, स्टेट को संभालना। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये पूरी कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कंट्री के फॉरेन अफेयर्स, जो डिफेंस सिस्टम होता है, कम्युनिकेशन होती है, इस तरह जो टेक्नोलॉजी होती है, मिसाइल, फिर इस तरह हम कह सकते हैं जो स्पेस रिसर्च वगैरह, ये सब जो होते हैं ये सेंटर का काम होता है। सेपरेशन ऑफ पावर क्यों ज़रूरी है, और सेपरेशन ऑफ पावर आपको मैंने बताया था अपने लेक्चर के अंदर कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या होती है। सेपरेशन ऑफ पावर होती है कि जो 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट हैं उनके अंदर पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया है, और हर एक जो ये है ऑर्गन है ये एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कोई भी अपने आप में क्या नहीं है, अपने आप में वो क्या कहते हैं इसे, मतलब एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है ना। सो देयर आर 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नेंस, यानी 3 ऑर्गन जो गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन हैं गवर्नमेंट को गवर्नेंस करने के लिए, चलाने के लिए कंट्री को। एक है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, और तीसरा है जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है जो लॉ है उसको इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम होता है वॉच करना और इसकी इंटरप्रिटेशन करना। जो लेजिस्लेचर होता है उसकी इंटरप्रिटेशन करना। हर एक ऑर्गन जो है ये डिफरेंट जो पावर जो हैं इनकी जो फंक्शन है वो डिफरेंट हैं, और उनको डिफरेंट पावर दिए गए हैं, डिफरेंट फंक्शन दिए गए हैं। अगर इनके जो मिसयूज़ है पावर है इसको प्रिवेंट करने के लिए जो एक ब्रांच है, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक ब्रांच जो है उसको दूसरी ब्रांच के लिए रिस्पॉन्सिबल रखा है, और दूसरी ब्रांच को तीसरी ब्रांच के लिए, और इस तरह हर एक अपने अपने जो फील्ड के अंदर एब्सोल्यूट नहीं है, हर एक अपनी अपनी फील्ड के अंदर क्वेश्चनेबल है और रिस्पॉन्सिबल है।
ये आपने आई होप कि आपको समझ आई होगी। फंडामेंटल राइट की बात अगर हम करें तो फंडामेंटल राइट जो है ये ऐसे सेट ऑफ राइट हैं जो एक कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर एक सिटीज़न को ऑफर किए गए हैं, हर एक सिटीज़न को दिए गए हैं, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास 6 किस्म के राइट आते हैं, और इनमें जो राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट to freedom of religion, cultural and educational right, and right to constitutional remedies, ये 6 राइट हैं। ये हमने अच्छी तरह पढ़े हैं। हमारा जो लेक्चर है उसको आप देखो तो आपको समझ आएगा, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट जो होते हैं ये बुनियादी हुकूक होते हैं, और हर एक जो सिटीज़न है एक कंट्री का, उसका फ़र्ज़ है कि वो अपने इन राइट को इम्प्लीमेंट करवाए। और अगर कोई भी शख्स उसके राइट को छीनता है तो उसका ये राइट बनता है, उसका ये हक बनता है कि वो जाकर कोर्ट के अंदर इन राइट को इम्प्लीमेंट करे और उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले और उसको स्यू करे, ठीक है ना। ये राइट जो हैं ये एक हर एक कंट्री के अंदर ये इक्वली हर एक बंदे को दिए जाते हैं, और किसी भी ग्राउंड के ऊपर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी इन राइट को देते वक्त, चाहे वो ग्राउंड कास्ट हो, कल्चर हो, रिलीजन हो, ये चीज़ें दी जाएंगी, ठीक है ना। जिस तरह राइट टू गेट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी एंड राइट टू इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, यानी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी हर एक को इक्वली दी जाएगी और हर एक लॉ की नज़र, कानून की नज़र में बराबर होगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये भी एक फीचर है, ये की फीचर है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये बहुत ज़रूरी है एक कंट्री के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ज़रूरी है, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है इसके अंदर जो लोग होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करके यहाँ पर जो पार्लियामेंट है उसके अंदर भेजते हैं, और फिर जो पार्लियामेंट है, जो लोग होंगे, जो पार्लियामेंटेरियन होंगे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, वो लोगों के लिए लॉ बनाएंगे और लोगों के राइट को प्रोटेक्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। और मैंने प्लीज़ इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ तो थोड़ा रीड करते हैं इसे। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ वन वेयर द सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है यहाँ पर जो सिटीज़न ऑफ कंट्री जो होते हैं उनका राइट होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करें, यानी अपने रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, जो लीडर हैं, उनको इलेक्ट करें। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग मेड इट वाज मेड श्योर दैट एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड एंड रिलीजन वुड हैव राइट टू इलेक्ट देयर लीडर्स अंडर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यानी जब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनी गई थी तब ये चीज़ श्योर कराई गई थी, इस चीज़ की उम्मीद लाई थी कि हर एक कंट्री जो सिटीज़न है कंट्री के अंदर, इरिस्पेक्टिव के उसकी कास्ट क्या है, उसका कलर क्या है, उसकी क्रीड क्या है, रिलीजन क्या है उसका, तो उसको ये हक होगा कि वो वोट डालकर अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजे, और अंडर एडल्ट सफरेज यानी जो भी 18 ईयर के ऊपर होंगे, ठीक है ना। दैट इज़ वेयर द राइट टू वोट विल बी गिवन, यानी राइट टू वोट जो है वो हर एक सिटीज़न को जो 18 साल से ज़्यादा का होगा उसको राइट टू वोट दिया गया है, और वो वोट डालकर अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकता है। इसी के साथ हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और एक क्वेश्चन और बचता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ये हमें बोलता है कि राइट डाउन द नेम ऑफ द इंडियन स्टेट विच शेयर द बॉर्डर्स विद द फॉलोइंग नाइबरिंग कंट्रीज, यानी नीचे जो 3 नाइबरिंग कंट्री हैं इनके साथ जो भी स्टेट अपना बॉर्डर शेयर करती है उन स्टेट्स का नाम लिखना है। तो पहले अगर हम देखें बांग्लादेश को कि बांग्लादेश किस किस जो स्टेट है उसके साथ, इंडियन स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करती है। तो हम यहाँ पर एक अच्छा सा मैप लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो मैप तो मेरे पास है यहाँ पर। तो बांग्लादेश हमें अगर इंडिया के मैप में देखें तो नॉर्थ जो ईस्टर्न साइड है इंडिया का, वहाँ पर हमें बांग्लादेश देखने को मिलता है, यानी यहाँ पर ये है बांग्लादेश, ठीक है ना। अब ये जो बांग्लादेश है ये इंडिया की किस किस स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, पहली जो है ये वेस्ट बंगाल है, उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर असम है, फिर मेघालय है, फिर त्रिपुरा है, फिर मिज़ोरम है, यानी 1 2 3 4 और 5 जो स्टेट हैं उनके साथ बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करता है। दूसरा जो हमारे पास जो कंट्री थी वो है भूटान। तो भूटान की अगर हम बात करें तो भूटान हमें यहाँ पर अगर ऊपर उसके साइड हम देखें बांग्लादेश से थोड़ा ऊपर सिक्किम के साइड से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें भूटान अंदर को मिलता है। तो ये जो भूटान है ये किस किस स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, पहला जो है ये सिक्किम है और सिक्किम की जो कैपिटल है वो गंगटोक है। उसके बाद जो बांग्लादेश है इसकी जो कैपिटल है वो कोलकाता है, ये भी यहाँ से यहाँ तक बॉर्डर शेयर करती है।
और फिर असम है जो जिसकी जो कैपिटल है डिस्पोर है, तो ये भी बॉर्डर शेयर करती है। फिर जो अरुणाचल प्रदेश है AP, जिसकी कैपिटल ईटानगर है, वो भी बॉर्डर शेयर करती है। ये बॉर्डर शेयर और जो कंट्री हैं, जितनी भी नाइबर, ये आप याद कर लो, क्योंकि आपको आगे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे उनमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा यहाँ से। तीसरी हमारी जो कंट्री है वो है यहाँ से 1 मिनट, वो है नेपाल। ओके, तो यहाँ देख सकते हो नेपाल। ओके, तो हम जाते हैं अपने मैप के ऊपर। तो नेपाल यहाँ पर आप अगर ढूंढो इस मैप में, तो आपको यहाँ थोड़ा सा ऊपर चाइना के नीचे आपको यहाँ पर ये नेपाल मिल जाएगा। तो ये जो नेपाल है ये इंडिया की बहुत सारी स्टेट के साथ करता है बॉर्डर शेयर, जिसमें पहले जो है उत्तर प्रदेश आती है, यहाँ पर उत्तराखंड, सॉरी 1 मिनट, उत्तराखंड जो है यहाँ पर आती है, जो पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा होती थी। फिर बाद में इसको उत्तर प्रदेश से यानी UP से अलग करके एक अलग स्टेट बनाया गया, जिसका नाम उत्तराखंड रखा गया। उत्तरांचल भी पहले से बोला जाता था। उसके बाद दूसरी जो बॉर्डर है वो उत्तर प्रदेश से है, यहाँ से यहाँ तक, और तीसरी जो है ये बिहार से यहाँ से यहाँ तक, और फिर जो चौथी है वो थोड़ी सी यहाँ से बांग्लादेश के साथ भी आती है, यहाँ से फिर जो सिक्किम है यहाँ से सिक्किम के साथ मिलती है। तो ये हमें लिखना है अपने आंसर के अंदर, और आपको याद करना है कि कौन कौन सी जो इंडियन स्टेट हैं वो अपनी बॉर्डर शेयर करती हैं इन 3 कंट्री के साथ। दूसरी जो कंट्री है, अगर पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान के साथ जो शेयर करती हैं वो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर, ठीक है ना। इस तरह जो हमें यहाँ पर म्यांमार है, यहाँ से भी आप देख सकते हो, ये नागालैंड है, फिर यहाँ से ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, मिज़ोरम है, तो ये बॉर्डर शेयर करती हैं। फिर यहाँ पर जो चाइना है उसके साथ भी ये बहुत सारी जो स्टेट हैं, ये आप देख सकते हो, ये स्टेट यहाँ पर शेयर करती हैं बॉर्डर। तो ये सब इंपॉर्टेंट हैं, और जितने भी नाइबरिंग कंट्री हैं वो आप याद कर लीजिए, और उसके जो नाइबरिंग कंट्री के कैपिटल कौन सी हैं वो भी याद कर लीजिए, और इसमें इंडिया की जितनी भी स्टेटें हैं वो आप याद कर लीजिए, और उनकी जो कैपिटल हैं उनको भी याद कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। तो यहाँ से हमें श्रीलंका भी देखने को मिलता है। तो पाक स्ट्रीट जो है यहाँ से श्रीलंका को इंडिया से अलग करती है। तो आई होप कि आपको जो हमारा लेक्चर था ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और हमने डिटेल में तमाम जो चीज़ें थी वो हमने आपको बता दी, और आई होप कि आप हमारे लेक्चर को सुनकर उसके बाद इसको अंडरस्टैंड करके लाइक करोगे, फिर अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करोगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।